हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, द लिंक इज गिवन बिलो। टुडे वी विल डील विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एज वेल एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो भी हम आज MCQs को डील करेंगे वो प्रीवियस प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि 3 से 4 बार प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट वी विल डील विथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देन वी विल गो टू negotiable instrument. So now let's begin with first MCQs of Transfer of Property Act. Transfer of Property Act came into force on option A July 1st 1882, option B August 1st 1882, option C September 1st 1882, option D October 1st 1882. सो इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो कब से इन्फोर्स होना स्टार्ट हुआ था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जुलाई 01 1882 से जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो इन्फोर्स हुआ था। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? ए, अ डेट सिक्योर बाय मॉर्टगेज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, B, right of worship in a specific temple, C, a lake, D, a right to catch and carry fish from a pond. So इसमें पूछ रहा है कि जो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है अंडर TPA. करेक्ट आंसर इज B, वर्शिप in a specific temple. Move further. Third, according to section 3 of Transfer of Property Act, instrument means A, testamentary instrument, B, non-testamentary instrument, C, both A and B, D, none of the above. So इसमें पूछ रहा है कि according to section 3 of Transfer of Property Act, instrument का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर है B. सो इंस्ट्रूमेंट का मतलब नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. मूव फर्दर. फोर्थ, अटेस्टेड in relation to an instrument mean and shall be deemed always to have mean attested by at least option A, 1 witness, B, 2 witnesses, 3 witnesses, option 4 witnesses. So इसमें पूछ रहा है कि जो attested है अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है तो वो हम जब भी TPA में डील करते हैं तो क्या मतलब होता है कि कितने पर्सन उसमें आएंगे टेस्टेड में. करेक्ट आंसर इज बी. सो अगर हम कोई भी चीज को TPA के अंदर अटेस्ट करना चाहते हैं तो मतलब 2 विटनेसेस होने जरूरी हैं. मूव फर्दर. फिफ्थ, द अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स A, द टेस्टिंग विटनेस इज अवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, B, the testing witness seen the executant sign or affix mark, C, received from the executant a personal acknowledgement of his signature, D, both the testing witness seen the executant sign or affix mark and received from the executant a personal acknowledgement of a signature. Correct answer is D. सो अगर हम अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब देखते हैं तो जो हमारा करेक्ट आंसर है डी है. इसका मतलब ये है कि जो बोथ विटनेसेस है जिन्होंने अटेस्ट किया है डॉक्यूमेंट को, उन्होंने जो एग्जीक्यूट है उसका साइन देखा है या फिर जो उसने मार्क अफिक्स किया है उसको देखा है, एज वेल एज उसने जो एग्जीक्यूट है उसने एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट अटेस्टिंग विटनेसेस हैं उनको दिया है कि उसने जो अपना साइन है या फिर अफिक्स मार्क है वो कर दिया है डॉक्यूमेंट में. मूव फर्दर. सिक्स्थ, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज अटेस्टेड वैलिडली वेयर A, executant has signed the instrument in presence of his family member, B, a person has signed as witness to the fact of writing of instrument in his presence, C, one person who has seen executant signing the instrument put his own signature on witness, D, instrument is signed by 2 witnesses who have seen executant signing the same and who sign in later presence. So 6th ये पूछ रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अटेस्टेड वैलिडली कब माना जाएगा, कहाँ माना जाएगा. करेक्ट आंसर इज डी. जब वो इंस्ट्रूमेंट है 2 विटनेसेस साइन करते हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट को खुद ने साइन करते हुए देखा है, एज वेल एज
वो खुद जो एग्जीक्यूटेंट है उन्हीं की प्रेजेंस के अंदर साइन करते हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर। मूव फर्दर, 7th, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 a person is said to have notice of a fact when A. he actually knows the fact, B. may have knowledge about the fact, C. could with reasonable care know the fact, D. is not at all aware of the fact। so इसमें पूछ रहा है कि अंडर जो हमारा टीपीए है एक पर्सन कब बोला जाएगा कि उसको नोटिस है फैक्ट के बारे में। करेक्ट आंसर इज ए, जब उस पर्सन को जो पूरा फैक्ट है उसको खुद को एक्चुअली पता होगा, तब हम टीपीए के अंदर मानेंगे कि उस पर्सन को नोटिस है उस फैक्ट का। मूव फॉर द 8th, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट कंटेम्पलेट ए. एक्चुअल नोटिस, बी. implied notice, C. notice in transaction, D. imputed notice। इसमें पूछ रहा है कि जो टीपीए के अंदर है वो कंटेम्पलेट क्या नहीं करता इनमें से। करेक्ट आंसर इज सी, नोटिस इन ट्रांजैक्शन को हमारा जो टीपीए है वो कंटेम्पलेट नहीं करता है। मूव फॉर द 9th, द चैप्टर्स एंड सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट which relate to contract shall be taken as a part of contract act and supplemental to option A, the specific relief act, B, the registration act, C, the sale of goods act, D, the partition act। इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा चैप्टर और सेक्शन है टीपीए के जो कि रिलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, ओके, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, तो वो किसके सप्लीमेंटल होंगे। करेक्ट आंसर इज बी, द रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर हमको सप्लीमेंट करेंगे। मूव फॉर द 10th, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अ लिविंग पर्सन कनोट्स ए. ह्यूमन बीइंग ओनली, बी. लिमिटेड कंपनी ओनली, सी. पार्टनरशिप फर्म ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा अंडर टीपीए है लिविंग पर्सन किस चीज को नोट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। करेक्ट आंसर इज डी। हमारे लिविंग पर्सन ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड करता है, लिमिटेड कंपनी को भी डील करता है, एज वेल एज जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसको भी डिनोट करता है। मूव फॉर द 11th, कंडीशन रिस्टेनिंग एलिनिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज गिवन अंडर ऑप्शन ए, सेक्शन 9 ऑफ द Transfer of Property Act, B. Section 10 of the Transfer of Property Act, option C. Section 11 of the Transfer of Property Act, option D. Section 12 of the Transfer of Property Act। 11th में ये पूछ रहा है कि जो कौन से सेक्शन के अंदर हमारे दे रखा है कि कंडीशन रिस्टेनिंग एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। करेक्ट आंसर इज बी, सेक्शन 10 के अंदर हमारा कंडीशन रिस्टेनिंग एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी दी हुई है। मूव फॉर द 12th, रूल अगेंस्ट परप्यूटी इज अ। इसमें पूछ रहा है कि जो रूल अगेंस्ट परप्यूटी है वो क्या है। ऑप्शन ए, रूल अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बी. रूल फेवरिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सी. फिक्सिंग द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच vesting of property can be postponed, D. includes all। correct answer is C, that is rule against perpetuity is fixing the maximum period of time for which vesting of property can be postponed। Move for the 13th, under Transfer of Property Act 1882 when can an unborn person acquire vested interest on transfer for his benefit? A. upon his birth, B. upon completing the majority age, C. upon his marriage, D. none of the above। 13th में ये पूछ रहा है कि अंडर टीपीए कब एक जो अनबॉर्न पर्सन है, चाइल्ड है, वो एक्वायर करेगा जो भी उसके पास इंटरेस्ट वेस्टेड है ट्रांसफर के अंदर उसके खुद के बेनिफिट में। करेक्ट आंसर इज ए। तो जैसे ही उस अनबॉर्न पर्सन का बर्थ होगा वो एक्वायर कर लेगा वो सारे इंटरेस्ट जो कि उसको ट्रांसफर के थ्रू मिले हैं। मूव फॉर द 14th, एक सिचुएशन है, ओके। ए लेट्स द फार्म टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 miles in an hour, द लीज इज वॉइड अंडर। इसमें एक सिचुएशन दी हुई है, इसमें ए लीज पे अपना घर है
हम एग्जांपल लेते हैं, लीज पे अपना घर देता है बी को, और ये कंडीशन बोलता है कि बी 1 घंटे के अंदर 100 माइल्स वॉक करेगा। तो ये जो उसने कंडीशन रखी है लीज के लिए, तो ये वॉइड कौन से सेक्शन के अंदर है? ऑप्शन ए सेक्शन 23, बी सेक्शन 24, सी सेक्शन 25, डी नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो हमारा सेक्शन 25 के अंदर ये जो सिचुएशन दे रखी है वो वॉइड मानी जाएगी। मूव फर्दर एंड लास्ट फॉर द TPA, that is Transfer of Property Act. 15th, the doctrine nemo dat quod non habet under the Transfer of Property Act is applied to. So इस डॉक्ट्राइन का मतलब है कि पर्सन जिसके पास टाइटल नहीं है, राइट नहीं है, वो किसी और पर्सन को कैसे कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर सकता है या दे सकता है। सो ये पूछ रहा है कि जो डॉक्ट्राइन है वो TPA के अंदर कौन से सेक्शन में अप्लाई होती है। ऑप्शन ए सेक्शन 41, 42, 43 and 44. Option B section 53 and 54. Option C section 45 and section 46. Option D none of the above. So correct answer is A. So ये जो डॉक्ट्राइन है इसका जिसका मतलब था कि जिस पर्सन के पास में खुद के पास राइट नहीं है वो दूसरे को क्या दे सकता है। ओके, सो इस जो हमारे TPA में सेक्शन 41, 42, 43, 44 पे ये अप्लाई होता है। सो हमने जो हमारा TPA था उसके 15 MCQs को डील कर लिया है। सो नाउ मूव फर्दर टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सो फर्स्ट MCQ, फर्स्ट विच रिटन इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय द मेकर इज प्रोमिसरी नोट। ये जो 4 ऑप्शन है ये एक सिचुएशन दिए हुए हैं, तो हमें पता लगाना है कि कौन से रिटन इंस्ट्रूमेंट साइंड है जो मेकर उसने किया है वो प्रोमिसरी नोट है। ऑप्शन ए मिस्टर बी ने साइन किया और बोल रहा है आई ओन यू 1000 रुपीज। ऑप्शन बी मिस्टर बी आई विल पे यू 10,000 रुपीज आफ्टर माई मैरिज। ऑप्शन सी मिस्टर बी आई विल पे यू मनी ऑन डिमांड। ऑप्शन डी मिस्टर बी आई विल पे यू 1000 रुपीज ऑन डिमांड। सो इन चारों में से हमें पता लगाना है कि कौन सा प्रोमिसरी नोट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग मिस्टर बी जब ये डिमांड के ऊपर बोलता है कि मैं आपको 1000 रुपीज़ दूंगा ऑन डिमांड, तो ये हमारा प्रोमिसरी नोट होगा। वो एक तरह से प्रॉमिस कर रहा है कि जब आप डिमांड करोगे मैं आपको 1000 रुपीज़ दे दूंगा, पे कर दूंगा। मूव फर्दर सेकेंड, अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट promissory note can be drawn for minimum period of। सो इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है प्रॉमिसरी नोट कितने मिनिमम टाइम पीरियड के लिए हम ड्रॉन कर सकते हैं। ए 30 डेज, बी 6 मंथ, सी 1 ईयर, डी नो टाइम लिमिट इज फिक्स। करेक्ट आंसर इज डी। सो प्रॉमिसरी नोट कितने कोई टाइम पीरियड उसके लिए फिक्स नहीं किया गया है कि उतने टाइम पीरियड के लिए ही आप ड्रॉन कर सकते। मूव फर्दर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ए शेयर्स, बी डिमांड ड्राफ्ट, सी पोस्ट डेटेड चेक, डी नन ऑफ दिस। सो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज शेयर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। मूव फर्दर फोर्थ, अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, how many times a holder of a check can be presented before a bank during the period of its validity? A only once, B twice, C 3, D any number of times। so इसमें बताया है ये अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कितनी बार जो होल्डर है चेक का वो जो चेक को प्रेजेंट कर सकता है बैंक के सामने जब तक उसकी वैलिडिटी है। सो चारों में से हमें बताना। करेक्ट आंसर है कितनी भी बार, उसमें से कोई फिक्स नहीं दे रखा कि आप इतनी बार ही प्रेजेंट कर सकते हो होल्डर। मूव फर्दर फिफ्थ, इफ इन अ चेक अमाउंट ऑर्डर टू पे इज रिटन डिफरेंटली इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स। सो एक सिचुएशन है कि अगर जो हमारा एक चेक बनाते हैं हम लोग उसके अंदर जो हमारी एक हम फिगर्स में लिखते हैं अमाउंट और एक वर्ड्स में लिखते हैं। सो इसमें बोल रहा है कि अगर जो हमने चेक बनाया है उसकी जो फिगर्स की अमाउंट अलग है
और वर्ड्स की अमाउंट अलग है, तो क्या होगा? ए, द चेक विल बी वॉइड। ऑप्शन बी, द अमाउंट रिटर्न इन वर्ड्स शैल बी अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड। सी, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट इट वॉज ऑल्टर्ड। डी, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर है हमारा बी। सो अगर जो वर्ड्स या फिर फिगर्स की जो अमाउंट है वो डिफरेंट है, सो जो रिटर्न में हमने जो भी वो डाला है अमाउंट, उसको हम मान लिया जाएगा और उसको पे किया जाएगा। Move further. Sixth, as per the provision of Section 26 of the Negotiable Instrument Act, option A, a minor may draw instrument so as to bind all parties including himself. B, a minor shall not draw instrument so as to bind any party. Option C, a minor may draw instrument so as to bind all parties except himself. D, a minor shall not endorse instrument. So हमें ये पता लगाना है एज पर 26 माइनर ड्रॉन कर इंस्ट्रूमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन कर सकता है तो वो खुद को भी बाइंड करता है या नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर है सी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 जो माइनर है वो इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करवा सकता है और बाइंड करवा सकता है सारी पार्टीज को एक्सेप्ट हिमसेल्फ। Move further. 7. The term legal representative in Section 29 of the Negotiable Instrument Act 1881 A does not include executors or administrator. B includes executors and administrator. C includes executor but not include administrator. D includes only administrator but does not include executor. So इसमें पूछ रहा है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है अंडर सेक्शन 29 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो एग्जीक्यूटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को इंक्लूड करता है या नहीं करता है। करेक्ट आंसर इज बी। सो एज पर सेक्शन 29 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड्स एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। Move further. 8th, under section 97 of the Negotiable Instrument Act, when a party to whom notice of dishonor is dispatched is dead, but the party dispatching the notice is ignorant of his death, then A, the notice is insufficient. B, the notice is sufficient. C, notice shall be given to legal representative. डी, नन ऑफ दिस। सो ये 8th में एक सिचुएशन दी गई है, हमें पता लगाना है जो नोटिस है वो सफिशिएंट या इनसफिशिएंट है। 8th में दिया है अंडर सेक्शन 97 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक पर्सन है जिसको नोटिस ऑफ डिसऑनर डिस्पैच किया गया था उसकी डेथ हो जाती है और जिस पर्सन ने वो डिस्पैच किया था उसको नहीं पता है कि उस पर्सन की डेथ हो गई है, तो उस केस के अंदर जो हमारा नोटिस होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर इज बी। सो उस केस में भी जो हमारा नोटिस होगा वो सफिशिएंट होगा। मूव फर्दर। 9th, इन डिटरमाइनिंग रीजनेबल टाइम फॉर द पर्पज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ए, पब्लिक हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड। बी, पब्लिक हॉलीडेज आर इंक्लूडेड। सी, only the holidays observed by bank. D, none of the above. Correct answer is A. So in determining reasonable time for the purpose of a negotiable instrument, public holidays जो हमारे होते हैं वो exclude किए जाएंगे। Move further. 10th, the presumption under section 118 of the act do not include A, presumption that holder of a check receive the check for discharge of any debt or other liability. B, presumption as to time of acceptance. C, presumption as to date. D, presumption as to order of endorsement. So हमारा इसमें पूछ रहा है कि जो प्रिजम्पशन दे रखा है अंडर सेक्शन 118 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो क्या इंक्लूड नहीं करता इन चारों में से? करेक्ट आंसर इज ए। सो एज पर सेक्शन 118 ये प्रिजम्पशन दैट जो होल्डर है चेक का वो रिसीव
कर चुका है चेक को, किस चीज के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए, जो भी उसकी डेट या फिर अदर लाइबिलिटी थी उसके लिए, वो प्रिजम्पशन नहीं किया जाए। मूव फर्दर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजम्पशन इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो हमें चारों में से पता लगाना है कि एज पर सेक्शन 118 इसमें कौन सा है कि जो प्रिजम्पशन प्रिस्क्राइब किया गया इस सेक्शन में। ए ऑफ कंसिडरेशन, बी एज टू डेट, सी एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, डी ऑल ऑफ दिस। सो इन चारों के हमारा करेक्ट आंसर है डी। सो एज पर सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, presumption of consideration, presumption as to date, presumption as to time of acceptance, इन तीनों को इंक्लूड किया गया है। मूव फर्दर 12th, चैप्टर 27 containing section 138 to 142 was introduced in the Negotiable Instrument Act. Option A, Act 65 of 1988, B, Act 66 of 1988, C, Act 67 of 1988, D, Act 68 of 1988। सो हमें पता लगाना है अंडर 12 हमें पूछ रहा है कि जो हमारा चैप्टर 27 है जो कि सेक्शन 138 से 142 तक डील करता है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। सो करेक्ट आंसर इज बी, एक्ट 66 ऑफ 1988। मूव फर्दर 13th, complaint under section 138 of negotiable instrument act must contain the following ingredient: A, that there is a legally enforceable debt, B, that the check was drawn from account of bank for discharge in whole or any part of any debt or other liability presupposes a legal enforceable debt, C, check issued had been returned due to insufficiency of fund, D, all of these। सो 13th में पूछ रहा है कि जो कंप्लेंट की जाती है अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन चारों में से कौन सा इंग्रेडिएंट वो 138 का है। करेक्ट आंसर इज डी। सो हमारे ये जो ए बी सी है वो तीनों ही इंग्रेडिएंट है अगर हमें कंप्लेंट फाइल करनी है अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मूव फर्दर 14th, court can take cognizance of any offence punishable under section 138 of the Negotiable Instrument Act. A, suo motu, B, upon a complaint in writing made by the payee, C, upon a police report, D, none of the above। सो इसमें पूछ रहा है कि जो कोर्ट है वो अपना कॉग्निजेंस कैसे लेगा अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर कोई भी पर्सन ने ऑफेंस पनिश किया, अगर ऑफेंस पनिशेबल है तो हमारा करेक्ट आंसर इज बी। सो अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय अ पेई, तो जो कोर्ट है वो अपना कॉग्निजेंस लेगा। ओके, मूव फर्दर एंड दिस इज लास्ट फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 15th, द ऑफेंस of dishonor of check for insufficiency etc. of fund in the account of the drawer is punishable with option A, imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend to the amount of the check, or with both. B, imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine which may extend to twice the amount of the check, or with fine. C, imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend 500 rupees, or with fine. D, imprisonment for a term which may extend to 5 years, or with fine which may extend to 5,000 rupees, और विथ बोथ। सो इसमें पूछ रहा है अगर किसी भी पर्सन ने डिसऑनर ऑफ चेक है फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स और इन द अकाउंट ऑफ ड्रॉअर, तो वो कितने ईयर्स के लिए पनिशेबल होगा या फिर क्या होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर इज बी। सो जो ड्रॉअर होगा वो इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट जो कि 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और
या फिर फाइन जो कि जो अमाउंट दे रखा है चेक के अंदर उसका ट्वाइस, और या दोनों। ओके, सो आज हमने 15 एमसीक्यूज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के डील किए हैं एंड 15 एमसीक्यूज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के डील किए। थैंक यू।